हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो कि आपके मैनेजरल इकोनॉमिक्स का सबसे सिग्निफिकेंट टॉपिक है। ओके, आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है, इनके कुछ एजम्पशंस हैं, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अगर मतलब एजम्पशंस को अगर फॉलो करता है तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड डिक्रीज़ होता है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होता है। अब ये कितना होता है, मतलब अगर हम प्राइस में थोड़ा चेंज करते हैं तो उसके डिमांड पर कितना असर पड़ता है। अगर 1% करते हैं तो डिमांड पे 2%, 3%, 4%, 5%, 10% कितना होता है, ये डिपेंड्स करता है किस तरह का गुड्स है एंड सर्विसेज है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही मेज़र करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये 3 कारण से अगर डिमांड में कोई चेंजेस आता है और कितना चेंजेस आता है, यही मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं हाउ demand for a particular goods and services responses due to change in its price, income of the consumer and the price of the related goods। ठीक है, तो ये हम मेज़र करते हैं। अगर फॉर्मूला की बात करें अगर तो हमारे पास होता क्या है, जो हमने कहा कि 3 फैक्टर है बेसिकली। अगर आप देखें तो डिमांड जो है कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे, पॉपुलेशंस पे। ओके, इन सब चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करता है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम चेक करते हैं या मेज़र करते हैं कि डिमांड में कितना लचक है किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सिर्फ इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ये 3 के कारण अगर चेंजेस आता है डिमांड्स में तो कितना चेंजेस आता है वो परसेंटेज में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब इनकम के कारण जब प्राइस के कारण अगर डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जब इनकम के कारण, कंज्यूमर के इनकम बढ़ने या घटने के कारण डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स के डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, या उसके थ्रू जो चेंजेस आता है उसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये 5 सिचुएशंस होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, एक तो ये होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज है इलास्टिक हो सकता है, जिसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि लेस देन यूनिटरी इन इलास्टिक सिचुएशंस, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये 5 सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये तो पता है कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता है। अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंजेस आता है तो उसको हम कह सकते हैं मोर देन यूनिटरी। ठीक है, अगर प्राइस में चेंज होने के कारण थोड़ा डिमांड में कम चेंजेस आता है तो उसे हम लेस देन यूनिटरी कहते हैं। अगर एग्जैक्टली जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आया तो उसे हम यूनिटरी कहते हैं। जैसे 10% अगर प्राइस में चेंज हुआ तो 10% डिमांड में भी चेंज हुआ, तो दैट इज़ यूनिटरी। और थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ और लेकिन डिमांड एकदम इन्फिनिटिव आसमान छू लिया, ज़रा सा स्लाइटेस्ट चेंज इन
goods or services, slightest change in price of goods or services leads to the infinitive change in demand, quantity demanded. That situation is known as perfectly elastics. और आप प्राइस में कितनों भी चेंज कर दें और लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया तो उसको कहते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक. तो देज आर द 5 सिचुएशंस. ठीक है. अब जो प्राइस ऑफ हमने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये चेक मेज़र करते हैं कि कितना किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ता या घटता है प्राइस में चेंज होने के कारण. तो इसको मेज़र कैसे करेंगे हम, या तो परसेंटेज में करेंगे या रेशियो में करेंगे. ठीक है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो या तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगा या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगा या यूनिटरी इलास्टिक होगा या परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा. दिस 5 सिचुएशंस कैन बी द रिजल्ट्स. ठीक है. वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरा जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैंने कहा कि इनकम के कारण भी चीज़ों के डिमांड बढ़ते हैं, लेकिन किन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का तो डिमांड बढ़ता है, कुछ चीज़ों का डिमांड घटता है इनकम बढ़ने के कारण कंज्यूमर का. जो नॉर्मल गुड्स होता है उसका डिमांड बढ़ेगा और लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स होगा उसका डिमांड घटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली है अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो कुछ वो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देते हैं. ठीक है. से फॉर एग्जांपल, चलिए हम बाद में इसको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे. ठीक है. तीसरा हमने क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कही. क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर गुड्स का जो डिमांड बढ़ता या घटता इसलिए है क्योंकि उससे रिलेटेड किसी गुड्स का प्राइस बढ़ा या घटा हो. ठीक है. तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, हम इसमें कह सकते हैं कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स क्या है ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. रिलेटेड गुड्स आपका या तो सब्स्टिट्यूशंस गुड्स हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है. सब्स्टिट्यूशंस गुड्स वो होता है जो एक के जगह पे दूसरा यूज हो सकता है. जैसे टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशंस हो सकता है. शुगर एंड शक्कर, शुगर या गुड़ आप कह सकते हैं एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशंस हो सकता है. डीजल एंड पेट्रोल हो सकता है. ठीक है. इस तरह के बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस गुड्स हो सकते हैं. या मार्केट में सब्स्टिट्यूशंस ये हो सकता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो पेप्सी के जगह कोई कोक पी रहा है. ठीक है. बेवरेज में पेप्सी कोक ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशंस है. ठीक है. अब ये हमें हेल्प करता है आगे मार्केट एनालिसिस में, प्राइस डिसाइड करने में. ये हम आपको बताएंगे. तो ये तो सब्स्टिट्यूशंस गुड की बात रही. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो दोनों एक साथ यूज़ होता है, जैसे टी एंड शुगर, पेट्रोल एंड कार. ठीक है. क्योंकि एक के प्राइस में चेंजेस होने के कारण दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है. अब जैसे सब्स्टिट्यूशंस गुड, अगर टी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ने से क्या करेंगे, जो टी के कंज्यूमर थे वो कॉफ़ी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, टी को छोड़ देंगे. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है क्रॉस इलास्टिसिटी में ये पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव इसलिए कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरा रिलेटेड गुड्स का डिमांड बढ़ गया. ठीक है. टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया. दैट इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो इसी तरह से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये नेगेटिव होता है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड शुगर, अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो शुगर का तो डिमांड कम होगा, साथ साथ टी भी कंज्यूम करना लोग कम कर देंगे. ठीक है. ये नेगेटिव है. जैसे अगर
फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग कार की डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। जो प्राइस चेंज हुआ रिलेटेड गुड्स का उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस तरह से तीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, वेदर इट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आपको बस ये याद रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में जो चेंजेस आता है प्राइस के कारण उसे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, और इनकम के कारण अगर डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के कारण, गुड में चेंज होने के कारण अगर कोई चेंजेस आता है किसी पर्टिकुलर गुड्स के डिमांड में तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको मेजर करने के तीनों अलग अलग जो फॉर्मूला दे रखा है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। बाद में हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये तो एक तो प्राइस डिसाइड करने में काम आता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काम आता है। से फॉर एग्जांपल हमने अभी कहा कि हमारे पास मार्केट में एक पेप्सी है, दूसरा कोक है। पेप्सी का प्राइस 10 रुपये है, कोक का भी प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल किसी कारणवश अगर हम पेप्सी की प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये कर देते हैं, 20% हमने बढ़ा दिया, तो अब हम मेजर करेंगे कि कितना सेंसिटिव है कंज्यूमर। हो सकता है कि हमने 20% बढ़ाया लेकिन 90% ऑफ द कंज्यूमर विल स्विच टू द कोक, पेप्सी को छोड़ के, क्योंकि सिमिलर जब चीज़ उनको 10 रुपये में मिल रहा है तो जो पेप्सी के जो कंज्यूमर होंगे वो कोक कंज्यूम करना शुरू कर देगा। क्यों 2 रुपये एक्स्ट्रा देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आप सोचिए कि इतना हाईली सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि सिमिलर चीज़ है कोक एंड पेप्सी। ठीक है, तो क्या होगा, 20% चेंज होने के कारण 90% ऑफ द कंज्यूमर में बी शिफ्ट फ्रॉम पेप्सी टू कोक। तो इस तरह के मार्केट में जो सिचुएशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है। और भी कई एग्जांपल हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने 20% चेंज किया, मे बी कि 20% चेंज होने के कारण 100% मार्केट आप लूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होगा तो प्रोडक्ट, अगर हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट होगा। और कुछ प्रोडक्ट तो इनइलास्टिक होता है, यू नो दैट नेसेसिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, वो हम बाद में डिस्कशंस करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम आपको एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे सॉल्व करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को, इनकम इलास्टिसिटी को और क्रॉस इलास्टिसिटी को। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट केस जो आपको मैंने कहा कि मोर देन यूनिटरी, या जिसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लग्जरी गुड, से फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ द ब्रांडेड परफ्यूम डिक्रीजेज बाय 20%, एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड इंक्रीजेज बाय 50%। ठीक है, 20% अगर प्राइस 20% अगर इसका प्राइस कम होता है तो 50% इसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। अब हम जब इलास्टिसिटी मेजर करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको पता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है 50% चेंज हुआ है और प्राइस 20% चेंज हुआ है, तो 50% अपॉन 20% करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.5। इसका मतलब है कि 2.5 गुना ज़्यादा या 2.5 गुना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, ये बताता है कि अगर हम 1% या 1 गुना हम अगर प्राइस चेंज करते हैं तो उसके डिमांड पे 2.5 गुना असर पड़ेगा। ठीक है, 2.5 गुना कम या ज़्यादा होगा। तो ये बताता है इलास्टिसिटी कितना फ्लेक्सिबल है, 2.5 गुना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये मोर देन यूनिटरी हुआ क्योंकि 1 से ज़्यादा रिजल्ट आया, 2.5 आया रिजल्ट। ठीक है, अब हम
लेस देन यूनिटरी वाला देखते हैं। लेस देन यूनिटरी वाला ज़्यादातर होता है कि नेसेसिटी गुड्स होगा, क्योंकि वो इनएलास्टिक होगा या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज बाय 10% बट इट्स डिमांड ओनली डिक्रीजेज बाय 2%। ठीक है, हमने कहा प्राइस ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेज बाय 10% बट इट्स डिमांड डिक्रीजेज बाय 2%। ठीक है, सॉल्ट का जो प्राइस, नमक का प्राइस 10% बढ़ता है लेकिन इसका डिमांड सिर्फ 2% घटा, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2% अपॉन 10%। जैसा कि आपको फार्मूला पता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी में सिर्फ 2% चेंज हुआ, प्राइस पे 10%, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0.2 आया, मतलब 1 से कम आया 0.2। ठीक है, 1 से कम आया तो लेस देन यूनिटरी। ठीक है, जिसको हम इनएलास्टिक कहते हैं, ये वाला सिचुएशंस। ठीक है, तीसरा सिचुएशंस हमने बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक क्या है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इफ द 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द मूवी टिकट लीड्स टू 15% डिक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है, 15% प्राइस बढ़ने के कारण 15% उसका जो डिमांड में डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो दैट इज द यूनिटरी सिचुएशंस। 15% अपॉन 15% इज इक्वल टू 1, मतलब एग्जैक्टली उतना ही असर पड़ा। तो यूनिटरी सिचुएशंस बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज में होता है। अब एकदम परफेक्टली इलास्टिक वाला सिचुएशन, ठीक है, जिसमें एकदम इन्फिनिटिव कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस हुआ अगर प्राइस में तो डिमांड उसका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। इफ़ अ फार्मर सेल्स व्हीट इन परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट, कंज्यूमर विल बाय ओनली एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जरा सा भी अब हमने पेप्सी कोक का जो कहा ना, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि ज़रा सा चेंज करेंगे पेप्सी के इसमें तो चला जाएगा कोक में। अब वीट का मार्केट है, फार्मर का, सब लोग वीट बेच रहे हैं, एक ही क्वालिटी है, हर जगह 10 रुपये किलो मिल रहा है, हम अगर 11 रुपये कर दें 10%, तो मे बी कि हम पूरा मार्केट, अगर 1 रुपये हम कम कर दें, 9 रुपये में बेचेंगे तो सारा गेहूँ बेच देंगे हम। ठीक है, तो हाईली इलास्टिक, इसको आप कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और एक सिचुएशन है परफेक्टली इनइलास्टिक, कितनों भी चेंज कर लीजिए लेकिन उसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। तो these आर द 5 सिचुएशन। थ्रू एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्सप्लेन इट समटाइम्स, कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केसेस में आप एग्जांपल देख लिए। इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड इंक्रीजेज बाय 25%। ठीक है, एक कंज्यूमर का अगर इनकम 20% बढ़ता है तो जो ऑर्गेनिक फूड्स का डिमांड है 25% बढ़ गया, तो उसमें आप कह सकते हैं 25% अपॉन 20%, तो रिजल्ट आएगा 1.25। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन दैट केस, 1.25 रिजल्ट आएगा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो इन्फीरियर गुड्स होता है उसका इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करना कम कर देंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल ये हो सकता है, इफ इनकम राइजेज बाय 30% द डिमांड फॉर लो क्वालिटी ब्रेड फॉल्स 20%। ठीक है, तो फॉल्स माइनस में आता है, तो -20% अपॉन 30% आपका हो जाएगा 0.67। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी आपको पता है कि जैसा कि हमने बताया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी y, द रिलेटेड कमोडिटी y आप कह सकते हैं। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इंक्रीजेज बाय 20% द डिमांड फॉर अ टी इंक्रीजेज बाय 10%। ठीक है, 20% जो प्राइस बढ़ता है कॉफ़ी का तो टी का डिमांड 10% बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब है कि 50%
इलास्टिक है। इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसके केस में नेगेटिव इलास्टिसिटी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द प्रिंटर डिक्रीजेज बाय 25% देन डिमांड फॉर अ प्रिंटर इंक इंक्रीजेज बाय 40%। समझ में आई बात आपको? अगर हम प्रिंटर का प्राइस 25% घटता है तो प्रिंटर इंक का जो है डिमांड 40% बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 25% अगर हम प्राइस घटता है तो लोग प्रिंटर का डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो प्रिंटर का डिमांड ज़्यादा होगा तो प्रिंटर इंक का पर इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, सो इन दैट केस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 25% अपॉन 40%, दैट विल बी 1.6। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और होता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एडवर्टीजमेंट पर खर्च बढ़ने के कारण भी किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ता या घटता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता या घटता है। अब 10% हम जब एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं तो उस पर डिमांड पे क्या असर पड़ा, हो सकता है कि 20% पड़े, 30% पड़े, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। तो वी कैन मेजर द responses of demand, sensitivity of demand या sensitivity of consumer through the elasticity, through the different types of elasticity of demand. Okay, I hope you understand. फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो you can write me in a comment box, and अगर as far as your notes is concerned, you want to take a note, then you can take a note that kind of from that kind of slide. Thank you so much. Have a good day.